नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी परिवार में। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एच स्टडी आप लोगों के एमसीक्यू के माध्यम से एक ईयर की करंट अफेयर को कवर कराने जा रहा है, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान जब एग्जाम इतना पास में हो तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है कि करंट अफेयर कहाँ से कवर करें, कैसे कवर करें, क्या इंपॉर्टेंट होगा, कैसे चीजों की प्रैक्टिस कैसे होगी। काफी बार क्या प्रॉब्लम सामने आती है कि हम करंट भी पढ़ लेते हैं मगर करंट से संबंधित जो क्वेश्चन आए होते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है आईएएस के दौरान, पीसीएस में, आईएएस में इस तरह से पूछे जाते हैं कि आपको प्रैक्टिस नहीं होती है कि बेसिकली करंट की प्रैक्टिस कहाँ से करें और इतनी प्रैक्टिस कहां से करें, कौन हमें बताएगा, कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बड़े क्वेश्चन होते हैं। एचडी उन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर आपको आज देगा कि हम आप लोगों की एक साल की करंट को कवर कराएंगे और कवर कराएंगे एमसीक्यू के माध्यम से। यानी कि जो वीडियोस के पार्ट आपको प्राप्त होंगे वो 20 मई तक आपको प्राप्त होते रहेंगे, यानी कि अप्रैल तक की करंट हम आपको कवर करा के देंगे। 2023 अप्रैल तक की करंट आपकी कवर होगी, इन वीडियो श्रृंखला के माध्यम से कवर होगी। और ये क्वेश्चन किस लेवल के होंगे, सबसे बड़ी बात यह भी तो आती है कि हाँ सर, हम इस मुहिम से जुड़ तो जाएं मगर ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन लेवल किस तरीके के होंगे, क्या क्या चीज आप कवर कराएंगे इस चीज के अंदर। ठीक है, एक साल की करंट आपकी कवर होगी, एक साल से ज्यादा की करंट आपकी कवर होगी। ठीक है, यहां पर आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। यानी कि या तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या इनडायरेक्ट रूप से। अब इनडायरेक्ट रूप से कैसे हो सकते हैं सर, इनडायरेक्ट रूप से कैसे क्वेश्चन इस चीज के अंदर आ सकते हैं, हमारे एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। देखिए, हम आपके फैक्ट और कंसेप्ट दोनों कवर कराएंगे और आपसे बताएंगे कि क्वेश्चन जो हमने बनाया है उससे संबंधित, यानी कि उससे चेंजेस करके यूपीएससी या फिर पीसीएस के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी कि उस टॉपिक से संबंधित जितनी भी नॉलेज होगी वो हम आपको देंगे। आहिस्ते आहिस्ते चीजों को लेवल बढ़ाते चलेंगे, पहले कुछ आसान क्वेश्चन लेंगे, फिर कुछ मुश्किल क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि आराम से भी एग्जाम की चीजें स्टार्ट होंगी। प्रीलिम्स की चीजें आप एकदम से स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले कुछ नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर हार्ड के रूप में जाएंगे। यानी कि फिर हम हार्ड की तरफ जाएंगे कि हाँ, आप नॉर्मल क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस हो गई है, आप थोड़ा हार्ड पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पहला पार्ट है। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि मेदाराम जतारा क्या है और के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि बेसिकली क्वेश्चन किस पे है, मेदाराम जतारा पे है। अब ये करंट कहां से संबंधित है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस उत्सव तेलंगाना राज्य में प्रत्येक वर्ष माघ फरवरी में महीने में मनाया जाता है। यानी कि जो उत्सव है, यानी कि है क्या, ये एक उत्सव है और ये कब मनाया जाता है। कथन क्या बोल रहा है कि ये उत्सव तेलंगाना राज्य में प्रत्येक वर्ष महीने, कौन से महीने में, फरवरी महीने में मनाया जाता है। अब एक ही कथन के अंदर बहुत सारे फैक्ट हैं, राज्य है, प्रत्येक वर्ष है और महीना है। ये तीनों सही होंगे तब जाके ये पहला कथन सही होगा। आगे चलते हैं। दूसरा कथन क्या बोल रहा है कि इसे वर्ष 1998 में तेलंगाना का राजकीय उत्सव घोषित किया गया था। ये दूसरा कथन बोल रहा है। तीसरा कथन बोल रहा है कि इसका आयोजन मक्का या सलम्मा के समान में किया जाता है। यानी कि जो मक्का है या सलम्मा है उनके सम्मान में इसका आयोजन किया जाता है। कहा 12वीं शताब्दी में कात्कीय राजाओं के विरुद्ध युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी। ये जो है, ये जो महीना है वो कब, कात्कीय राजाओं के विरुद्ध युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी, ऐसा तीसरा कथन बोल रहा है। तो इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में, जिसके ऊपर क्वेश्चन है, मेदाराम जतारा के बारे में, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला मेदाराम जतारा है। ट्राइबल फेस्टिवल तेलंगाना में 16 फरवरी से शुरू हुआ। तो फरवरी का मंथ तो सही है, राज्य भी सही है, तेलंगाना में ही है। जो 4 दिन तक चलेगा, यानी कि उस टाइम पीरियड के दौरान ये करंट थी। यानी कि स्टार्टिंग कहां से हुई है, फरवरी से स्टार्टिंग की है हमने करंट की। ठीक है, कुंभ मेले के बाद मेदाराम जतारा देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्सव है। किसके बाद, कुंभ के मेले के बाद, जिसे तेलंगाना की दूसरी सबसे बड़ी
कोया जनजाति मनाती है। कौन सी जनजाति? कोया जनजाति, जो तेलंगाना की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। देखिए यहां से आपको अन्य चीजें भी निकालनी है, यानी कि जब आप करंट पढ़ें तो कुछ ट्रेडिशनल चीजें भी निकाल लें। ये तेलंगाना की दूसरी सबसे बड़ी कोया जनजाति है। कौन सी जनजाति है? कोया है। कौन सी बड़ी है? दूसरी सबसे बड़ी है। ठीक है। कब मनाया जाता है? कहां पर मनाया जाता है? तेलंगाना में, फरवरी के मंथ में। कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा है। तो ये चीजें निकाल ली हैं। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला होने के नाते मेदाराम जातरा देवी समक्का और सलम्मा के सम्मान में आयोजित किया जाता है। तो जो कथन क्रिएट किया गया है वो बिल्कुल सही है, और ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। तो मान लीजिए क्वेश्चन फैक्ट में पीसीएस के अंदर यही आ जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला कौन सा है। ठीक है, तो ये उसका आंसर होगा। यहां पर उसको आपको इस चीज का भी आंसर मिल जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको कथन क्रिएट करने भी बताऊंगा कि कहां से, किस टॉपिक के अंदर से कैसे कथन क्रिएट हो सकते हैं। आगे चलते हैं। इस उत्सव माघ महीने में पूर्णमासी को 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। तो ये कब? 2 वर्षों में एक बार मनाया जाता है, ना कि प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। जो कथन क्रिएट किया गया है कि वहां बोला गया है कि प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, नहीं, ये 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। तो ये चीजें यहां पर बैठ जाएंगी। जब आप यहां पर पढ़ेंगे ना तो आपको हर चीज रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पर चीजें आपको पकड़ जाएंगी कि हाँ 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। ये चीजें आप कभी नहीं भूलोगे। आप समक्का बेटी का नाम जो है सलअम्मा था। उनकी प्रतिमा पूरे कर्मकांड के साथ कान्यपल्ली में मंदिर में स्थापित है। ये मेदाराम निकट का एक छोटा सा गांव है। इसे वर्ष 1996 में तेलंगाना का राजकीय उत्सव घोषित किया गया था। कब? 1996 में तेलंगाना का राजकीय उत्सव घोषित किया गया था। वहां पर क्या बोला गया है कि 1998 में तेलंगाना का राजकीय उत्सव घोषित किया गया है, तो दूसरा गलत है। यहां पर क्या बोला गया है? उत्सव तेलंगाना राज्य में प्रत्येक वर्ष महीने में, कौन से महीने में? फरवरी में। तो प्रत्येक वर्ष बोला गया है, ये भी गलत है क्योंकि 2 वर्ष में एक बार होता है। ठीक है, इनके सम्मान में मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो तीसरा कथन सही है, 2 और पहला गलत है। सही हमसे पूछा गया तो आंसर क्या हो गया? केवल 3, यानी कि सी इसका आंसर हो गया। अब आंसर पे ध्यान नहीं देना है, चीजों पे ध्यान देना है। ये करंट है, और हाल ही में कोई भी जनजाति या कोई मेला जो है बौद्धिक चर्चाओं में रहता है तो वो आपके लिए करंट ही है। आईएएस है सर, आईएएस में इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। यहां पर आपको वो लेवल मिलेगा। यहां पर क्या पता चल गया? मेदाराम जतारा के बारे में पता चल गया। जो उसके संबंधित जितने भी फैक्ट थे, कंसेप्ट थे, वो चीज आपको पता चल गई। आगे बढ़ते हैं, यानी कि अगले टॉपिक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बजट 2023 में घोषित कृषि त्वरक कोष की स्थापना निम्नलिखित के लिए की जानी है, यानी किसके लिए की जानी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहां पर करंट आपको अप्रैल तक की कवर करके देंगे, यानी कि 20 मई तक आपको वीडियोस प्राप्त होती रहेंगी। और ये करंट कब की है? हाल ही में जो बजट पेश हुआ है उससे संबंधित करंट है। क्या पूछा गया है कि कृषि त्वरक कोष जो है उसकी स्थापना जो है किसके लिए की जानी है। विकल्प दिए गए हैं, फसल बीमा प्रदान करने के लिए, कृषि स्टार्टअप की संख्या में वृद्धि करने के लिए, फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करने के लिए बुनियादी ढांचे में वृद्धि करना, और किसान को इनपुट लागत सब्सिडी प्रदान करना। किसके लिए कोष है? ये क्वेश्चन है। आइए कोष के बारे में जान लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि त्वरक कोष जो बजट 2023 में घोषित है, इसकी स्थापना की जाएगी। फंड का उद्देश्य क्या है? किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए अभिनव व किफायती समाधान लाना। किस चीज के लिए है? कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना है इस कोष के द्वारा। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया बी, यानी कि कृषि स्टार्टअप की संख्या में वृद्धि करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए ये कोष है। ये जो बजट से संबंधित क्वेश्चन बना है आपके सामने, बजट से संबंधित क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, और इसका आंसर बी है। ठीक है, तो हर यहाँ फैक्ट और कंसेप्ट सभी आपके क्लियर होंगे। हम आपको 1 साल की करंट कवर करा के देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पैसिफिक आइसलैंड फोरम यानी कि प्रशांत द्वीपीय समूह जो है मंच के संबंध में नीचे 2 कथन दिए गए हैं। हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। पैसिफिक आइसलैंड फोरम यानी कि प्रशांत द्वीपीय समूह मंच एक अंतर सरकारी संगठन है।
बेसिक रूप से क्वेश्चन पूछा गया है, किसी न किसी वजह से चर्चाओं में होगा, इसलिए हमने क्वेश्चन लिया है। इसका उद्देश्य प्रशांत क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने को सुनिश्चित करना है। क्या इसका ये उद्देश्य है? तो आइए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। पैसिफिक आइसलैंड फोरम यानी कि प्रशांत द्वीपीय समूह मंच जो है एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य प्रशांत क्षेत्र में शांति, सद्भाव, सुरक्षा, सामाजिक समावेश, व्यापार आदि को बढ़ावा देना था। इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, गुणवत्तापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करना है। इसकी बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। जो चीजें पहले पकड़ी थी ना उसको ध्यान में रखिएगा कि हाँ, इसकी बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। किसकी? पैसिफिक आइसलैंड फोरम। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हो सकता है वहां पर यह कथन क्रिएट कर दिया जाए कि इसकी बैठक प्रति 2 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। कुछ भी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। मोटा मोटा आपने पढ़ा होगा मगर बारीकी से भी पढ़ना है। ठीक है, और यहां पर देखिए मैंने इतना चीज के बारे में बोल दिया, अब नहीं बोलोगे आप। यहां पर बोल के दिखाइए आप। जिसकी अध्यक्षता मेजबान देश द्वारा की जाती है। यहां पर यह भी कथन क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ, प्रॉपर कोई नीति है जिससे उनकी अध्यक्षता चुना जाता है, प्रॉपर एक नीति बनाई गई है, या फिर कुछ अन्य तरीके से वर्ड यूज करके बोल दिया जाए कि हाँ, इस नीति के तहत, इस पैटर्न के तहत जो है अध्यक्ष चुना जाता है प्रत्येक उसके लिए। तो ऐसा नहीं है, जो मेजबानी करेगा उसी कंट्री वो आपको अध्यक्ष होगा। तो इस दौरान नीतियों के विकास व कार्यान्वयन से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। 2 चीजें मैंने आपको यही की यही बता दी, कथन कैसे क्रिएट हो सकते हैं। आगे चलते हैं। इस संगठन में 18 सदस्य देश हैं। ठीक है, कितने? 18 सदस्य देश हैं। ऑस्ट्रेलिया, कुक आइसलैंड, माइक्रोनेशिया, संघीय राज्य फिजी, फ्रेंच पोलिनेशिया, किरिबिती, नोरू, न्यू कैलेडोनिया, न्यूजीलैंड, न्यू पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, मार्शल आइसलैंड गणराज्य, समोआ, सोलोमन द्वीप समूह, टोंगा, तुलवाऊ और वनुआतु शामिल हैं। ये 18 सदस्य देश हैं। हाल ही में माइक्रोनेशिया देशों की राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप व टोंगा में आए भूकंप के कारण ये जो संगठन है काफी चर्चाओं में है। देखिए, हाल ही में तुर्की में भी भूकंप आया है। अब यूपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट होंगे उनका ध्यान होगा कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है कि वहां से पूछ ले, मगर भूकंप के कारण ये संगठन भी चर्चाओं में रहा है। हो सकता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ ले। तो हर चीज के ऊपर दिमाग लड़ाओ, और यहाँ पर हो तो आपको सभी चीजें मिलेंगी। प्रॉब्लम ही कुछ नहीं। इतने क्वेश्चंस हम आपकी प्रैक्टिस करा देंगे, इतने टॉपिक्स की आप तैयारी करा देंगे, इतनी करंट आपकी तैयार करा देंगे कि यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। तो इसका आंसर क्या हो गया कि पैसिफिक आइसलैंड फोरम जो है एक अंतर सरकारी संगठन है। तो बिल्कुल है, इसका उद्देश्य निवास में जो लोग हैं उनको स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने को सुनिश्चित करना है। तो बिल्कुल है। तो आंसर क्या है? सी, 1 और 2 दोनों सही है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि खादी प्राकृतिक पेंट यानी कि रंग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कौन सा रंग निकाल दिया है, कैसा एक कलर है, आइए देख लेते हैं। इस पेंट को जयपुर में स्थित खाद्य एवं ग्राम उद्योग आयोग की इकाई कुमारपा राष्ट्रीय हस्तनिर्मित पेपर संस्थान में विकसित किया गया है। ये इसके बारे में बताया गया है। अगला कथन क्या बोल रहा है कि गाय का गोबर पेंट के निर्माण में उपयोग किए जाने वाला एक मुख्य घटक है। गाय का गोबर इसके अंदर यूज किया गया है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। तीसरा कथन क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण रोजगार मंत्रालय प्राकृतिक पेंट निर्माण इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा दे रहा है। ये चीज जो मैंने आपको पहले भी बताता रहा हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हम आप लोगों की कवर करा रहे हैं उसके अंदर मैं ये चीजें बताता हूं कि कुछ भी अननेसेसरी चीजें देखिए उस पर ध्यान दीजिएगा कि हाँ, ये अननेसेसरी है, अननेसेसरी डाला गया है, हो सकता है ये गलत हो। तो ध्यान दीजिए, पूछा क्या गया है, कौन सा कथन सही है, कौन से कथन सही है। आइए चेक करते हैं इस चीज के बारे में, पूरी जानकारी ले लेते हैं इस चीज के बारे में, टॉपिक कवर कर लेते हैं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने 12 जनवरी 2021 को अपने आवास पर खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा विकसित एक अभिनव पेंट यानी कि जो रंग है लॉन्च किया। इसे खादी प्राकृतिक पेंट के नाम दिया गया। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि यह पेंट पर्यावरण के अनुकूल है, विष रहित है, फफूंद रोधी है, जीवाणु रोधी गुणों के साथ अपनी तरह का पहला उत्पाद है, यानी कि ये अनोखा है।
मुख्य घटक के रूप में गाय के गोबर पर आधारित एक पेंट किफायती गंधहीन जिसे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित किया गया है। ऐसा ना सोचे कि गाय का गोबर डाला गया है तो उसमें से गंध आएगी गाय की गोबर की, तो वो गंधहीन है। ठीक है। खादी प्राकृतिक पेंट दो रूपों में यानी कि डिस्पेंटर पेंट और प्लास्टिक इम्युलेशन पेंट जो है उपलब्ध है। खादी प्राकृतिक इम्युलेशन पेंट BIS 15,489 अनुपात 2013 मानकों को पूरा करता है, जबकि खादी प्राकृतिक डिस्पेंटर पेंट जो है वो 428 मानकों को पूरा करता है। ठीक है। खादी ग्रामोद्योग आयोग जो है इसके अध्यक्ष द्वारा 2020 में इस परियोजना की अवधारणा तैयार की गई थी। इसके बाद कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो जो वहां पर कथन था वो बिल्कुल सही है। यह पेंट सीसा, पारा, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम और अन्य भारी धातुओं से मुक्त है। ठीक है। इतना अच्छा पेंट है। इसे प्रौद्योगिकी इसके पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के लिए कच्चे माल के तौर पर तैयार गोबर को खपत बढ़ेगी, यानी कि यदि प्रोडक्ट लॉन्च होता है और इसको बढ़ोतरी मिलती है, इसको प्रोत्साहन मिलता है, तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? गोबर की खपत बढ़ेगी, यानी गाय की गोबर जैसी खपत बढ़ेगी। और एक अनुमान के अनुसार किसान व गौशालों के प्रति वर्ष प्रति मवेशी लगभग 30,000 रुपए के अतिरिक्त आय उसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो हमें कमेंट बताइएगा कि इस पेंट का कौन कौन इस्तेमाल करने वाला है अपने घर के ऊपर। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, पहले संस्था के रूप में बताया गया है तो वो बिल्कुल सही है। गाय का गोबर इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है मुख्य घटक के रूप में, तो बिल्कुल सही है। सर जैसा कि मैंने आपको बताया था और PS ईयर के क्वेश्चन के अंदर मैं बताता रहता हूं कि कुछ भी अन्य ऐसी चीज दिखे तो वो गलत होती है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण रोजगार मंत्रालय प्राकृतिक पेंट के निर्माण इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा दे रहा है, तो ये गलत है। 1 और 2 सही है। सही पूछा गया है तो आंसर हो गया 1 और 2। और खादी प्राकृतिक पेंट से संबंधित सभी जितने भी फैक्ट और कंसेप्ट हो सकते थे वो आपके समझ में आ चुके हैं, मैंने आपको बता दिए हैं, यानी कि आपका पूरा टॉपिक कवर हो गया है। आगे चलते हैं। देखिए, कोवाल प्रजाति के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं और हमें इनमें सही का चुनाव करना है। देखते हैं। कोवाल ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी हिस्सों के यूकेलिप्टस के जंगलों में पाए जाने वाला एक मांसाहारी जीव है। कौन सा जीव है? एक मांसाहारी जीव है। कहां पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी हिस्सों के यूकेलिप्टस जंगलों में पाया जाता है, ऐसा पहला कथन बोल रहा है। दूसरा, कोवाल प्रजाति केवल ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। तीसरा कथन क्या बोल रहा है कि वर्तमान में इसकी केवल एक प्रजाति फास्कोलाक्टोस सिनेरेस शेष बची है, यानी कि वर्तमान में इसकी केवल एक प्रजाति है। कौन सी? फास्कोलाक्टोस सिनेरेस ही इसमें शेष बची है। शायद इसलिए कथन चर्चाओं में हो, इसलिए क्वेश्चन चर्चाओं में है, इसलिए हमने लिया है। देख लेते हैं इसके बारे में, सारी जानकारी दे देते हैं आपको। देखिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कोवाल प्रजाति को लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया है। कोवाल जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में यूकेलिप्टस के जंगलों में पाया जाने वाला एक शाकाहारी जीव है। कौन सा जीव है? एक शाकाहारी जीव है। वहां पर क्या लिखा गया था? मांसाहारी। इतने छोटे छोटे से चेंजेस आपको एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलेंगे। इसी टाइप से कुछ चेंजेस किए जाते हैं, इसी टाइप से बारीक बारीक चेंजेस किए जाते हैं। आपको लगेगा कि हाँ मैंने इसके बारे में पढ़ा है, फिर भी आप गलत करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिस होगी। अब मैंने आपको बता दिया कि शाकाहारी जीव है, अब आप गलत नहीं करेंगे। जो कि यूकेलिप्टस की पत्तियों खाकर अपना जीवन निर्वाह करता है, इसलिए शाकाहारी है। ये दिखने में पांडा और भालू की तरह का होता है और इसका औसत जीवन काल जो है 14 वर्ष का होता है। मान लीजिए औसत जीवन काल के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाए कि इसका औसत जीवन काल 14 वर्ष का, 25 वर्ष का, 50 वर्ष का, कुछ भी कथन जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है। WWF की रिपोर्ट के अनुसार कोवाल प्रजाति जो है केवल ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, तो बिल्कुल सही है। जो कथन क्रिएट है कि कुछ हिस्सों में कहां पर पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती है। वहां पर कुछ और कथन क्रिएट हो सकता है, किसी अन्य तरीके से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, और हो किस पे सकता है? कोवाल प्रजाति पे ही हो सकता है। तो चीजें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया कुछ हिस्सों में पाता है, उसका जीवन काल 14 वर्ष का है। ठीक है।
और वो शाकाहारी है। ये चीजें आपकी क्लियर हो गई, हो गया तो आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में इसकी केवल एक प्रजाति फास्कोलैक्टोस सिनेरेस इस शेष बची है। ठीक है, ध्यातव्य है कि इसे 10 वर्ष पहले संकटग्रस्त में शामिल किया गया था, किंतु वर्ष 2019 में जंगल में आग लगने, ठीक है, लंबे समय से सूखे के प्रभाव, शहरीकरण, आवास का विनाश आदि कारकों को इन पर नकारात्मक इफेक्ट डाला है, जिसने इनकी संख्या में तेजी से कमी हुई है। और ये चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इसे लुप्तप्राय रूप में वर्गीकृत किया है। ठीक है, इसलिए ये चीज चर्चाओं में है, इसलिए हमने एक क्वेश्चन लिया है। तो आंसर क्या हो गया कि वो मांसाहारी है? नहीं जी, वो शाकाहारी है। तो पहला कथन गलत हो गया। कोयल प्रजाति केवल ऑस्ट्रेलिया कुछ हिस्सों में पाई जाती है, तो बिल्कुल सही है। वर्तमान में केवल एक ही प्रजाति है जो शेष बची है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 सही है, सही पूछा गया है, तो आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन कौन सा है? तो कौन सा है? स्काई होक है, ग्रून है, काइट है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, ये हम देख लेते हैं कि पहला भारत का कौन सा 5G सक्षम ड्रोन आ गया। आइए चेक कर लेते हैं। करंट है सर, देखनी है। हाल ही में टेक स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई होक विकसित किया है। अत्याधुनिक फीचर से लैस यह ड्रोन वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग में सक्षम है, जिसकी वजह से इसे किसी भी रनवे ट्रैक की आवश्यकता नहीं होती है। यह ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थर्मल इमेजिंग जैसे क्षमताओं से लैस है। 10 किलोग्राम पेलोड के साथ लगभग 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है, और इसके अलावा इसे कमांड सेंटर से सीधे नियंत्रित भी किया जा सकता है। यानी कि ड्रोन के बारे में आपको नॉलेज दे दी गई है। ठीक है, और आप हमें बताएंगे कि क्या आपको इस ड्रोन के बारे में पता था, यानी कि इसका आंसर आपको पहले से ही पता था। जिनको पता था वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ सर, हमें पहले ही इसका आंसर पता था। इसका आंसर है ए, जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे कथन दिए गए हैं 3, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं और हमसे पूछा गया कौन सा सही है। कथन चेक कर लेते हैं कौन कौन से दिए गए हैं। वर्तमान में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों की सर्वाधिक संख्या अमेरिका में, और इसके पश्चात क्रम से चाइना और भारत का स्थान आता है। यानी कि पहले अमेरिका, फिर चाइना और भारत का स्थान आता है। पहला कथन ये बोल रहा है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि भारत में बढ़ते स्टार्टअप कल्चर के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में डेकाकॉर्न कंपनियों की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, तीसरा कथन बोल रहा है कि भारत में कंपनियों को यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न, हेक्टोकॉर्न टैग प्राप्त है, यानी कि तीनों टाइप की कंपनियां भारत के अंदर पाई जाती हैं। ये तीसरा कथन बोल रहा है। तो इन चीजों के बारे में, यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न और हेक्टाकॉर्न से संबंधित जो नॉलेज है वो आपको देते हुए अन्य जो इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट होंगे आइए उसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, डेकाकॉर्न एक टैग है, ठीक है, जो कि फर्मों और स्टार्टअप को उनके मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त होता है। हाल ही में स्विगी को यह ट्रैक प्राप्त हुआ है, जब उस टाइम पर, यहाँ आप 2023 के हिसाब से मत देखिएगा, उस टाइम पीरियड पे स्विगी को वो टैग प्राप्त हुआ था। यानी कि हम देखिए आपकी 1 साल से अधिक की करंट कवर करा रहे हैं, तो उसमें सभी चीजें आएंगी। 1 साल में जो भी चीजें हुई है पिछले टाइम पीरियड में 1 साल से अधिक में, वो सब चीजें आपकी यहाँ पर कवर होने वाली है। ठीक है, इससे पूर्व फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ओयो और बायजू टैग प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करें यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न और हेक्टाकॉर्न की असल चीजें क्या है, कैसे पता करेंगे। 3 प्रकार के टैग होते हैं। बात करें यूनिकॉर्न की, तो $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली जो कंपनी है उसको हम बोलते हैं यूनिकॉर्न। ठीक है, $10 बिलियन से अधिक मूल्य वाली जो कंपनी होती है उसे डेकाकॉर्न बोलते हैं। हेक्टोकॉर्न बोलते हैं जो $100 बिलियन से अधिक वाली जो कंपनी होती है। ठीक है, और कौन कौन हेक्टाकॉर्न कंपनियां बनाएगा वो हमें कमेंट में लिखेगा। ठीक है, वर्तमान में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों की सर्वाधिक संख्या अमेरिका में है, उसके पश्चात क्रम से चाइना में है और फिर भारत में है। ठीक है, भारत में बढ़ते स्टार्टअप कल्चर के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। हालांकि डेकाकॉर्न कंपनियों की संख्या अभी भी सीमित है। तो जो दूसरा कथन है कि हाँ डेकाकॉर्न कंपनियों में काफी तीव्र वृद्धि हुई है, ऐसा नहीं है, यूनिकॉर्न में हुई है, यानी कि 1 बिलियन वाले में, 10 बिलियन वाले में नहीं। गौरतलब है कि अभी तक किसी भी भारतीय कंपनी को हेक्टाकॉर्न का टैग प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि 100 बिलियन से अधिक वाले मूल्य वाली कंपनी इंडिया के अंदर है ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाता है, वर्तमान में यूनिकॉर्न दर्जा प्राप्त करने वाले के जो क्रम बताया गया है वो बिल्कुल सही है। बताया गया कि पिछले कुछ वर्षों में डेकाकॉर्न कंपनी की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई, ऐसा नहीं, यूनिकॉर्न में हुई है, डेकाकॉर्न सीमित है। ठीक है,
तो दूसरा गलत है। तीसरा बोल रहा है कि भारत में तीनों प्रकार के जो टैग हैं वो पाए जाते हैं, तीन प्रकार कंपनियां पाई जाती हैं, तो नहीं, तीसरा भी गलत है। तो केवल एक सही है। सही हमसे पूछा गया है तो आंसर है ए, यानी केवल ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में पहली बार किसी अनाज के लिए पहचान मानक तय किए गए हैं, वो कौन सा है? गेहूं है, सोयाबीन है, बासमती चावल है या तुरु दाल है? कौन सा है ये चेक कर लेते हैं। देखिए, देश में पहली बार भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने बासमती चावल के लिए पहचान मानकों को तय किया है। इससे पहले निर्यात मानक निर्धारित न होने के कारण यूरोपीय संघ के कई देशों ने भारतीय बासमती पर प्रतिबंध लगा दिए थे, और यह मानक जो भूरी बासमती है, पीसी हुई बासमती है, हल्की भूरी बासमती है, ठीक है, मिडिल उष्ण बासमती है, सभी बासमती पर लागू होंगे। ठीक है, तो आंसर क्या है? बासमती चावल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 के संबंध में कथन दिए गए हैं 3। 2022 भी आ चुका है, उसके आंकड़े आप इस हिसाब से क्वेश्चन को देखेंगे, यानी पैटर्न को इस हिसाब से देखेंगे कि हाँ सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हल्की चेंजिंग होगी, यानी कि क्वेश्चन हो सकता है 2022 का क्वेश्चन वहां पर आ जाए। 2022 वाला भी क्वेश्चन मैं लूंगा, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, और जो जानते हैं इसके बारे में कि 2022 में भारत की क्या रैंक है, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हम 2021 वाला भी कवर कराएंगे, कुछ टाइम बाद आपको 2022 वाला भी कवर करा देंगे। कथन चेक कर लेते हैं। पहला कथन है, इस सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि इस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। अगला कथन है कि इस सूचकांक को मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार के कारण उत्पन्न होने वाली आपराधिक गतिविधियों को कम करना है। तीसरा कथन बोल रहा है कि इस सूचकांक में भारत के साथ मालदीव ने भी संयुक्त रूप से 85वां स्थान प्राप्त किया है। ये क्वेश्चन कौन से आधार पे है? भ्रष्टाचार सूचकांक है, कौन सा? 2021 का। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 भारत को 180 देशों में 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, 2020 में भारत की रैंक 86वीं थी, यानी कि 2020 में कौन सी थी? 86, 2021 में 85वीं, और हमें बताना है कि 2022 में कौन सी रैंक है, आपको कमेंट में लिखना है। इस वर्ष के सूचकांक में डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप से 88 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अब वो कौन कौन से कंट्री हैं? मान लीजिए क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि जो भ्रष्टाचार सूचकांक है उसके अंदर पहला स्थान कौन कौन सी कंट्री ने प्राप्त किया है। अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है, यानी कि थोड़ा सा और हार्ड कर दे कि 88 अंक कौन कौन सी कंट्री ने प्राप्त किए हैं। उसके अंदर डेनमार्क है, फिनलैंड है, न्यूजीलैंड है, 2-3 कंट्रियां और डाल दी जाए, नॉर्वे वगैरह की। ठीक है, और वहां पे 5 कंट्रियां मान लीजिए ले ली जाए, उसमें 3 कंट्रियां ये भी है, बताइए इनमें से कौन सी 3 कंट्री है, कौन सी सही है, 4 है, 3 है, ऐसे क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। जबकि दक्षिण सूडान ने 11 अंकों के साथ अंतिम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, ये फैक्चुअल चीज है। आप बताएंगे कि अंतिम स्थान 2022 वाली रैंक में किसका है। ठीक है, इस सूचकांक में भारत के साथ मालदीव ने भी संयुक्त रूप से 85वां स्थान प्राप्त किया है। भारत के पड़ोसी देशों में भूटान ने 25वां, चीन ने 66वां। ठीक है, जबकि सूचकांक में श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का स्थान भारत से नीचे है। सूचकांक की विशेषता की बात करें तो इस सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना 1993 में बर्लिन में हुई थी। देखिए, ये फैक्ट है इस संस्था के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी और कहां पे हुई थी। ठीक है, इस सूचकांक का मुख्य उद्देश्य नागरिक उपायों के माध्यम से वैश्विक भ्रष्टाचार का, यानी कि भ्रष्टाचार का मुकाबला करना तथा भ्रष्टाचार के कारण उत्पन्न होने वाले जो आपराधिक गतिविधि को कम करना। यह सूचकांक देशों एवं क्षेत्रों और उनके सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के आधार पर 0 से 100 के पैमाने पर स्थान प्रदान किए जाते हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा गया है कि इस संस्था द्वारा जारी करता तो बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि आपराधिक गतिविधि कम करने के लिए, ये भी सही है। और इस सूचकांक भारत के साथ मालदीव को संयुक्त रूप से 85वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी सही है। सही पूछा गया है तो आंसर हो गया डी, यानी कि सभी इसके सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में चर्चाओं में रहे मार्क पोर्टल के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। एक पोर्टल है, वो किससे संबंधित है, आइए उसके बारे में देख लेते हैं। मार्क पोर्टल स्टार्टअप इंडिया का नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है। ठीक है,
दूसरा कथन क्या बोल रहा है कि इसे उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग ने लॉन्च किया है और इस विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। क्वेश्चन किस चीज पे है? मार्ग पोर्टल पे है, उसी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत, किस मंत्रालय के तहत? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड ने मार्ग पोर्टल शुरू किया है। इसका पूरा नाम मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रेजिलेशंस एंड ग्रोथ है। और इसका बता दें कि इस पोर्टल की सहायता से नए स्टार्टअप की मदद की जाएगी और मार्ग विविध क्षेत्रों, चरणों, भौगोलिक पृष्ठभूमि और स्टार्टअप के लिए मेंटरशिप सुविधा के लिए एक बिंदु प्लेटफॉर्म है। यानी किस चीज के लिए? स्टार्टअप के लिए, उसको मेंटरशिप के लिए है। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है यहां से आपको पता चला होगा। यानी कि क्वेश्चन आया, मार्ग पोर्टल पे क्वेश्चन आया तो उसको आप करके आएंगे, क्योंकि हमने उसके बारे में आपको बता दिया है। तो क्या क्या बोला गया है कि मार्ग पोर्टल स्टार्टअप इंडिया की नेशनल इंटेलिजेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है, उद्योग संवर्धन में आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। और तीसरे में क्या बोल रहा है कि यह विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आया, जबकि मंत्रालय अलग है, तो तीसरा गलत है, एक तो सही है। आंसर हो गया ए। ठीक है, तो हमारी यह पहल आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा। आप हमसे कुछ अन्य प्रकार की सहायता चाहते हैं तो हमें बता दीजिएगा। अभी हम थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके बाद थोड़े से और हार्ड क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है, और इसके द्वारा आपकी 1 साल की करंट हम कवर कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।